हेलो बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ। और पार्ट 1 में हमने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, नर्व्स क्या होती हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरली वो कैसे अलग अलग होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, है ना, और बाइपोलर, पोलर, नॉन पोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद पाथवे जो वो फॉलो करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसके बेसिस में 3 तरह के हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, एफरेंट एंड एफरेंट भी कह सकते हैं, सेंसरी भी कहते हैं जिन्हें, मोटर और ईफरेंट कहते हैं जिन्हें, और कनेक्टिंग और इंटर न्यूरॉन्स। तो ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज देखते हैं पार्ट 2 में कंटेंट्स क्या क्या है हमारे। हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किस किस तरह के होते हैं, हमारा रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे आज हम, और फंक्शंस क्या हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। कहने को 4 ही पॉइंट्स है बट दे आर वेरी डीप, आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है। एंड आई एम रिपीटिंग इट, बहुत डीप है, आपको अच्छे से समझना है। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स हैं हमारे, सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल, यही है। सेंट्रल नर्वस मतलब जो सेंटर में है, ठीक है, हमारा जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, करेक्ट। हमारा जो दिमाग और दिमाग के नीचे जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्वस टिश्यू रन कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमने आपको 9th क्लास में जब पढ़ाया था डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उसमें बताया था जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड दैट कन्वर्ट्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदलती है ना, जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। छोटी छोटी बोन्स अटैच्ड होती हैं आपस में और वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, ठीक है। अब इन बोन्स के बीच में होल होता है, या कह लो एक हॉलो पूरी कैविटी होती है। बोन्स के बीच में पूरी हॉलो कैविटी होती है और उससे हमारा नर्वस टिश्यू पास होता है। जो वो नर्वस टिश्यू किससे बना था, नर्व कॉर्ड से। नर्व कॉर्ड से नर्वस टिश्यू बनता है, जो किसके अंदर रहता है, हमारे स्केलेटल टिश्यू के अंदर रहता है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर रहता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। एक बार मैं आपको एक बार बता दूं, दोबारा बताऊं आपको, अगर समझ ना आया हो तो एक बार और देखो जो हमारा नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, छोटी छोटी बोन्स को मिला के पूरा रीढ़ की हड्डी बनती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी में एक क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रॉ के अंदर हॉल वो होता है ना, हॉलो स्पेस होती है स्ट्रॉ के अंदर, पाइप जो हम जैसे जूस पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस स्ट्रॉ के अंदर क्या होता है, हॉलो होता है। तो वो स्ट्रॉ जो है उसको वर्टिब्रल कॉलम समझ लो, ठीक है। और उसके अंदर जो होल है उसमें से नर्वस टिश्यू जाता है, जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बनता है नर्व कॉर्ड से, ठीक है, नर्व कॉर्ड। तो ये मैंने आपको 9th में ही समझाया था, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस। नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनता है, नर्व कॉर्ड से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और वर्टिब्रल कॉलम हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, यानी बोनी हिस्सा है। और ये अंदर नर्वस टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड उसका नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, दोनों ही आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है वो किसके अंदर, अब ब्रेन बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा है, आपके सर पे हाथ लगाए, ये बोन आपको नज़र आएगी, इसको स्कल कहते हैं, स्कल। तो ये ब्रेन की कैविटी जो है इसको क्रेनियल कैविटी भी कहा जाता है। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन महफूज रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर महफूज रहता है, वर्टिब्रल कैविटी, यानी वर्टिब्रल कॉलम। बात समझ में आई। वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली क्या है, छोटी छोटी बोन्स का कॉलम है, ठीक है। उन बोन्स के कॉलम के अंदर क्या है, हॉलो स्पेस है, जिसे वर्टिब्रल कैविटी कहते हैं, ओके। उसके बाद आता है सेंट्रल के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बॉडी में जहाँ पे भी नर्व्स हैं
वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, नर्व्स अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बच्चों, ठीक है, जो मैंने 2A और 2B से मार्क कर रखे हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS, और पेरिफेरल के दो पार्ट्स हैं SNS एंड ANS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सोमैटिक का मतलब होता है जो हमारे अपने कंट्रोल में है, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं हमारे। तो इसका पाथ समझते हैं, ये हमने देखो अभी फर्स्ट वीडियो में आपको पाथ बताया था, तो वही काम आएगा यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया है सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गन से आती हैं, ठीक है, या रिसेप्टर से आती हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आती हैं, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स के थ्रू उनको मैसेज करता है। मतलब जब वो स्केलेटल मसल्स को जाता है मैसेज, तब कहते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। बात समझ में आई? मतलब स्केलेटल मसल्स आपको 9th में भी बताया गया है, वो मसल्स होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, अंडर अवर कंट्रोल। जैसे हमारे लेग्स और हैंड्स की मसल्स हमारे अपने कंट्रोल में है। तो इसको कौन सा नर्वस सिस्टम करता है? यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है? पेरिफेरल मतलब साइड के नर्वस सिस्टम, मेन बॉडी पार्ट सेंटर वाला ना हो, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ना हो, साइड वाला, पेरीफेरी वाला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल का कौन सा पार्ट है जो हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, हाथ और पैर की मसल्स को? वो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का जो पार्ट है। अब इसमें दो तरह के एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी तो मैंने आपको बताया जो हमारे कंट्रोल में है, और दूसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली आपने देखा होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी हैबिट में आ जाते हैं। जैसे छिपकली देखी, कॉकरोच देखा तो क्या होता है, एकदम से शौक लगता है, चिल्लाते आ, है ना, वो हमने जानबूझ के नहीं किया, बट वो हमारी हैबिट में आ गया है। रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है जो एकदम से हो जाता है, विदाउट इन आवर कंट्रोल। हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन वो अचानक हो जाता है। वो भी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है, वो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, बट वो हैबिट में है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बच्चों। ये वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और आपको पता ही है कि हमारे कंट्रोल में जो नहीं होता वो कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो स्मूथ और कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में है, स्टमक में है, इसोफेगस में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, सारी स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो उनको कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है? ऑटोनॉमिक, अपने आप हो जाता है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए नाम भी ऑटोनॉमिक पड़ गया। ठीक है, इसका पाथ देखते हैं बच्चों। ये पाथ वही कॉमन पाथ है जो पार्ट 1 वीडियो में था। इसमें और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पाथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंसरी नर्व्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर तो वही है, क्योंकि सेंसरी नर्व्स तो नहीं कहते हैं जो सेंसस से रिसीव करती हैं स्टिमुलस। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने के बाद ये जो मोटर नर्व्स हैं, ये स्केलेटल मसल में ना जाके अगर वो स्मूथ कार्डियक में या ग्लैंड्स में एंटर करती हैं, तो हम उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बिकॉज स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। और ऑटोनॉमिक में जैसे सोमैटिक में बताया वॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, और ऑटोनॉमिक में बच्चों होता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस के साथ साथ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? यहाँ देखो लिखा है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप एडजस्ट करता है खुद को। ठीक है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आपको फीवर क्यों आता है? आपने कभी सोचा है? फीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। क्यों? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है उनको किल करने के लिए। कैसे किल करने के लिए? टेम्परेचर को बढ़ाकर। टेम्परेचर बढ़ाकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या पैथोजेंस जिनको हम बेसिकली, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो पैथोजेंस हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
तो उनको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ाएगी। तो ये ऑटो रेगुलेशन जो बॉडी खुद करती है, अपना इंटरनल रेगुलेशन खुद करती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? होम्योस्टैसिस। डोंट फॉरगेट दिस टर्म, होम्योस्टैसिस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम के पार्ट समझ आ गए। बेसिकली 2 टाइप्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, और पेरिफेरल में भी 2 टाइप हो गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक दैट इज अंडर आर कंट्रोल, जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, ग्लैंड्स में, या फिर हमारे होम्योस्टैसिस जो इंटरनल अपने आप बॉडी खुद को एडजस्ट करती है। गर्मी हुई तो क्या होगा? ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स गर्मी होते ही ग्लैंड्स अपने स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्वेटिंग निकालने लगते हैं, ताकि आपने 9 में पढ़ा था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ताकि इवेपोरेशन हो स्वेट का, पानी का, और स्किन कूल हो जाए। तो अपने खुद बॉडी को खुद इंटरनली रेगुलेट करने को होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ हम डायग्राम से नर्वस सिस्टम समझेंगे। ये बहुत आप देख सकते हैं, जो ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, अभी मैंने आपको समझा दिया है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और बाकी जो नर्व्स हैं जो इधर से निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और गैंग्लिया एक्चुअली क्या होते हैं? नर्व्स का ग्रुप। ठीक है, कई नर्व्स जो होते हैं वो ग्रुप बना के गैंग्लिया बनाते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा आप यहाँ एक और देख रहे हैं, ईएनएस। ईएनएस होता है एंटरिक नर्वस सिस्टम। इतना आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एंटरिक नर्वस सिस्टम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, तो इसको हमने अलग से इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं हम, आगे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने आप हो जाता है, हम लेकिन हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन हमारी हैबिट में बनता है, करते तो हम ही हैं, है ना। एंड रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल होता है? मैंने आपको बताया था, सोचो जल्दी से बताओ मुझे, किसके थ्रू कंट्रोल होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो होता ही है, लेकिन पेरिफेरल का कौन सा पार्ट? सोमैटिक या ऑटोनॉमिक? सोमैटिक। ओके, तो सोमैटिक में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो वॉलेंट्री एक्शंस के साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आप देखो, इसकी एक चीज़ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इट स्पेशल इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ये हम नहीं चाहते, जिसे इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, राइट। तो इसीलिए इसको सोमैटिक के अंदर दिया है, क्योंकि वॉलेंट्री ऑर्गन्स हमारे हाथ, जैसे गर्म चीज़ लगते ही हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, है ना। तो किसमें एक्शन कर रहे हैं हम? हाथों में कौन सी मसल है? स्केलेटल, हमारे जो कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो वॉलेंट्री ऑर्गन्स का इनवॉलेंट्री एक्शन, हम नहीं चाह रहे उसको, लेकिन वो होता है, हमारी हैबिट ही हो गई है वो। डरना है तो हमारे हाथ एकदम खड़े हो जाएंगे, हमारी आवाज़ एकदम निकल जाएगी, चीख निकल जाएगी। तो एक्चुअली वो सब क्या होता है? हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स से इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं। तो वॉलेंट्री ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑलरेडी आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो जब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने नोट्स दिए हुए हैं आपको, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जब वॉलेंट्री ऑर्गन सडन डेंजर में होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को पुल कर लेता है डेंजर से। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हैंड हॉट आयरन को टच करेगा, ठीक है, तो एकदम से जर्क आएगा हाथ में, है ना, आप अपने हाथ को खींच लोगे। ये कौन सा एक्शन है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, अचानक आपके फ्रेंड ने आपके आँखों, आपके फेस पे कुछ हाथ मारने का एक्शन किया। मारा नहीं, जैसे डराने के लिए नहीं करते हैं, आपके फेस के पास हाथ ला के रोक दिया, तो अचानक से क्या होता है? आप आंखें बंद कर लेते हो, यू जस्ट ब्लिंक योर आईज, राइट। तो वो क्या है? आपकी जो आईज है, ये जो मसल्स है, ये आपके कंट्रोल में होती हैं, आप उनको बंद खोल कर सकते हो, राइट, वॉलंटरी कंट्रोल। लेकिन उधर उस समय जब आप एकदम से झपकते हो, वो आपने नहीं, एक्चुअली वो आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, अपने आप हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। आगे देखते हैं हम, इसका डायग्राम समझते हैं। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो ये वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोन्स है, उसके बीच में जो मैंने आपको बताया था ना,
हॉलो, जैसे स्ट्रॉ के अंदर होल होता है ना, हॉलो वो होती है, जगह होती है ना, सिलेंडर के अंदर जगह होती है जैसे हॉलो। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो पिंक कलर का आपको हॉलो दिख रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप स्पाइनल कॉर्ड आपकी। तो आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये बटरफ्लाई शेप पिंक कलर की, वर्टिब्रल कॉलम बाहर वाइट कलर का है। तो यहाँ से क्या होता है, ये अब स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। यहाँ से आप ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन को मैसेज जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क एक्शन में ब्रेन तक मैसेज जाता ही नहीं है। अब मैं आपको आगे समझाऊंगी वो चीज़, पहले यहाँ देख लो। जैसे गर्म चीज़ को रिसेप्टर्स ने हाथ लगाया, सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले गए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक ले गए, ज़रूरत पड़ेगी तो वो ब्रेन तक जाएगा। लेकिन वहीं से स्पाइनल कॉर्ड ने अपना एक्शन किया, मोटर न्यूरॉन को भेजा, और ये मसल, आर्म्स की जो मसल है, ठीक है, उनको एक्शन में आई वो, और हाथ पीछे खींच लिया गया। तो ये जो एक्शन है ये हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वॉलेंट्री ऑर्गन्स में हो रहा है। मसल हमारी वॉलेंट्री ऑर्गन है, स्केलेटल मसल, ठीक है, इसीलिए ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, जो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आगे देखते हैं। यहाँ रिफ्लेक्स आर्क, आर्क का मतलब होता है बच्चों पाथवे, पाथ बताया था ना तुमको कि किस तरह वो अपना रूट लेता है, आर्क। तो ये पाथ होता है जिसमें नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। और ये पाथ आपको पहले ही पता है, स्टिमुलस मिलते ही रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन जाता है, जिसको हम एफरेंट भी कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ से फिर ये इंटर न्यूरॉन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे एक न्यूरॉन ऐसा होगा जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कोऑर्डिनेट करेगा, जिसे इंटर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो अब वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, इफेक्टर्स पे या फिर कह लो मसल्स पे मैसेज जाएगा और फिर रिस्पॉन्स होगा। तो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक का जो सफ़र होता है उसमें टोटल जो पाथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, जो द टोटल पाथ इन्वॉल्व्ड, ठीक है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वो जो टोटल पाथ होता है इन रिफ्लेक्स एक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। पार्क आर्क मतलब पाथ, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ बोली है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो ब्रेन तक जाता ही नहीं है, इट पासेस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड डू नॉट ट्रैवल अप टू द ब्रेन, मैसेज ब्रेन तक जाते ही नहीं हैं, वो यहीं से, ये आपको येलो लाइन दिख रही होगी, रिटर्न बैक हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि यहाँ आपको ये एरो दिख रहा है, ये ब्रेन तक जाने का है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन है, ब्रेन तक जाता ही नहीं है, यहीं से वापस आ जाता है और हमारा एक्शन हो जाता है। तो उसमें स्टेप 1 है, जैसे स्टिमुलस अराइव हुआ, जैसे हमको कील चुभी, स्टिमुलस हुआ, हमें टच है ना, स्टिमुलस हुआ। स्टेप 2 में सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, उसके बाद स्टेप 3 में वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को। फिर स्टेप 4 में आया, मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, और स्टेप 5 में जो मसल है या इफेक्टर जो है उसने अपना रिस्पॉन्स किया। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। राइट द 5 स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, राइट। सो यू हैव टू लर्न इट थॉरली। समझ आ जाएगा तो लर्न करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम मेन चीज़, स्पाइनल कॉर्ड समझ लिया, उसका रिफ्लेक्स आर्क समझ लिया हमने, है ना। अब मेन आता है जो ह्यूमन ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ठीक है। वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है, 3 लेयर्स होती हैं इसमें बच्चों। आपको वो लेयर्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो वो आपको याद पढ़ाया जाएगा। तो उनको मेनिंजेस कहते हैं एक्चुअली। 3 लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस बोला जाता है, नाम पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये सब होते हैं, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट इन योर कोर्स। लेकिन 3 लेयर होता है ब्रेन में जिसे मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेयर्स में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो
बहुत ब्रेन उसको कहते हैं, ब्रेन का इन्फेक्शन भी बोला जाता है उसको, मेनिंजाइटिस नाम है उसका, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजेस में इन्फेक्शन, ब्रेन की लेयर्स में इन्फेक्शन। आगे पढ़ते हैं। अब इन मेनिंजेस के बीच में सेरिब्रल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो मतलब ब्रेन से रिलेटेड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि हमारे स्पाइनल में भी फ्लूइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन में भी होता है। तो ये मेनिंजेस जो होती है ना, लेयर्स ऑफ ब्रेन, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का शॉर्ट फॉर्म हम याद रख सकते हैं, आपको ये नेक्स्ट देखो आया CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक्चुअली करता क्या, ये फ्लूइड जो भरा होता है ब्रेन की इसमें, ये करता क्या, ये कुशन प्रोवाइड करता है ताकि झटका ना लगे, मैकेनिकल शॉक्स ना लगे ब्रेन को, तो वो कुशन प्रोवाइड करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा साइनस में क्या होता है कि जुकाम, बार बार नाक बहती है, जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी से जुकाम लग जाता है। साइनस की प्रॉब्लम बहुत हार्मफुल होती है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारा ये जो नेज़ल सेप्टम होता है, नोज़ में छोटी सी बोन है, आप अपनी नोज़ को हाथ लगाओ तो ऊपर की तरफ है ना, इसमें छोटा सा फोरेमन छेद हो जाता है ना। और एक्चुअली क्या होता है इसमें ऊपर की तरफ जो ब्रेन से और नोज़ के बीच में जो वॉल है उसमें छेद हो जाता है, और सेरिब्रो स्पाइनल ये जो फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है, ये नोज़ के थ्रू बाहर आता है, तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में से इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है। आगे देखते हैं। ब्रेन जो है वो स्कल में इंक्लोज रहता है, क्रेनियल कैविटी जिसे बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। ब्रेन के 3 रीजन्स हैं बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर मतलब आगे का, मिड मतलब बीच का, और हाइंड मतलब पीछे का। देखते हैं हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। दिस इज ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे के ब्रेन में क्या क्या होता है बच्चों आपका, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये 3 चीज़ें मेन है। आपके मिड ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन है, नर्वस टिश्यू आपका ऐसी स्कैटर्ड रहता है, और हाइंड ब्रेन में आपके मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का है वो सेरिब्रम है, ब्रम। और सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना, मैं और डिटेल में आपको आगे समझाती हूँ इससे। देन वी हैव पार्ट्स, अब इसके डिटेल में समझते हैं हम। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एक्चुअली सेरिब्रम जो है उसको साइंस की टर्म में टेलेंसिफिलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन का भी साइंटिफिक नाम है, लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है। सेरिब्रम को टेलेंसिफिलॉन भी कहते हैं, और थैलेमस हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली डायनसेफिलॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए। मिड ब्रेन में आपको बताया मैंने कि रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, लूज नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, साथ में एक कैनाल जाती है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी कहते हैं, मिड ब्रेन से ही जाती है। उसके बाद हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एक्चुअली दोनों फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है, और हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये भी बताया था। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ठीक है। अब हम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे फोर ब्रेन का सेरिब्रम है और हाइपोथैलेमस को हम पढ़ेंगे। मिड ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। हाइंड ब्रेन में हम आपको सेरिबेलम और मेडुला के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, ये 4 पार्ट्स जो हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम एंड मेडुला के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और ये 2 हेमिस्फीयर में होता है, 2 टुकड़ों में होता है, ठीक है। और उसके बीच में से एक टिश्यू जाता है, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ब्रेन के 2 पार्ट्स, ये सेरिब्रम होता है, ब्रम, सबसे बड़ा ब्रम, ठीक है। ड्रम से याद रख लेना इसको, ड्रम से ब्रम, है ना, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का ब्रम। तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा सेरिब्रम और सेरिबेलम में, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है उसके 2 पार्ट से बना होता है, और बीच में से एक टिश्यू जाता है, कॉर्पस कैलोसम, ये बता रही हूँ मैं। फंक्शंस क्या होता है इसके, वॉलेंट्री मोटर एक्शंस, यस, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारा सेरिब्रम, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ होती है। सेंसरी परसेप्शंस, हम सेंसेस से जो महसूस करते हैं वो भी मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम में है। लर्निंग और मेमोरी,
जितना याद और रखते हैं, जो भी लर्निंग हमारी होती है वो सब सेरिब्रम में। तो सबसे ज़्यादा जिसको याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है, कहते हैं उसका सेरिब्रम बहुत एडवांस है, बहुत डेवलप्ड है। और हम इसको डेवलप कर खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। आप बार बार पढ़ो, आपको एक चीज़ समझ नहीं आती उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कैसे नहीं समझ आएगी, है ना। तो आपके ऊपर है ये कि आप अपने सेरिब्रम को कितना यूज़ कर रहे हो, कितनी लर्निंग और मेमोरी उसमें, तो समझ रहे हो कि सेरिब्रम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रम है वो ड्रम है, सब कुछ है इसमें, सेंसरी परसेप्शंस है, लर्निंग मेमोरी है और आपके वॉलंटरी एक्शंस भी है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द डायग्राम ऑफ आर ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको पिंक पोर्शन नज़र आ रहा है बच्चों, पिंक पोर्शन, दिस इज़ योर सेरिब्रम, ड्रम। ठीक है, ये दिखा है आपको, लिख रहा है ना सेरिब्रम। और ये दो स्फीयर से बना होता है ना ये, तो ये एक है जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का पार्ट दिखा है कॉर्पस कैलोसम, मैंने आपको अभी बताया कॉर्पस कैलोसम क्या था, जो 2 हेमिस्फीयर के बीच में टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या है, ये येलो कलर का दिखाया गया है। तो ये आपका मेन पार्ट हो गया। इसमें साथ में आपके फोर ब्रेन में मैंने क्या बताया था, फ्रंट में सेरिब्रम के साथ साथ है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ग्लैंड होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होता है बॉडी का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और अगर हम कहें मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ग्लैंड्स के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं है वो, तब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगी। और याद रखना लेकिन कि पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको कहाँ बताया था, हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड है जो ब्रेन में है, दोनों। ठीक है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, एक और ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, ये भी आपके ब्रेन में है। तो देख लो कहाँ कहाँ है, क्योंकि उस समय आपको ये याद रखना है ब्रेन के स्ट्रक्चर में, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस और हमारा सेरिब्रम, मेनली ये आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है। बीच में आप ये रेड पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका मिड ब्रेन। यहाँ पे आपको मार्क नहीं किया, बट इट इज़ मिड ब्रेन। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है बेलम। ठीक है, बेल होती है ना जो, वो उसकी घंटी नीचे लटकती है, उसको ऐसे मंदिरों में जाते हैं, उसको घंटी बजाते हैं तब वो बजती है, तो बेल, बेल से याद रखना, नीचे की तरफ होता है, छोटा सा होता है सेरिबेलम। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अब देखो वो क्या करती है, घंटी क्या करती है, उसको घंटी को बैलेंस करके रखती है, क्योंकि जब जैसे ही वो इम्बैलेंस हुई तो आवाज़ आएगी, है ना। इम्बैलेंस हुई, हिली तो आवाज़ आएगी, हवा से हिलती है तो आवाज़ आएगी, हाथ से हिलाओगे तो आवाज़ आएगी, तो वो बैलेंस करके रखेगी। तो बस ऐसे ही याद रख लो, बेल बैलेंस करती है तो सेरिबेलम भी बैलेंस करता है। ठीक है, बॉडी जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम है ना, साइकिल चलाना, बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, उनका सेरिबेलम से होता है सारा काम। तो जिनकी बैलेंसिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, देखा है ना आपने, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, एक पैर से साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते खड़े हो जाते हैं साइकिल के ऊपर, है ना, करतब दिखाते हैं। इसका मतलब उनका सेरिबेलम जो होता है, ये भी टैलेंट है, ज़रूरी थोड़ी ना सब पढ़ने में अच्छे हो, सेरिब्रम ही सबका अच्छा हो, मेमोरी अच्छी हो, लर्निंग अच्छी हो। सेरिबेलम अच्छा होगा तो भैया करतब भी दिखाएंगे, टैलेंट होगा एक अलग से, है ना। कोऑर्डिनेशन होगा, डांस बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन हाथ पैर का एक साथ बहुत अच्छे से, कई लोग बिल्कुल डांस नहीं कर पाते, बस हाथ पैर मारते हैं ऐसे। तो जो बहुत अच्छा डांस करते हैं वो कैसा अच्छा नज़र कैसे आता है, क्योंकि उनका हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन, साथ में फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे बनाएंगे, तो कहेंगे वाह कितना अच्छा डांस है ना। तो हर किसी में एक टैलेंट तो होता नहीं है, लर्निंग होगी तो सेरिब्रम इम्प्रूव होगा, और अगर और कोई टैलेंट होगा, भाग बहुत तेज सकते हैं, गेम बहुत अच्छा खेल सकते हैं, है ना, आईज़ और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, फुटबॉल बहुत अच्छी खेल रहे हैं, डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सब कहाँ पे है बेटा, सेरिबेलम। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रहा है, बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ओके, देन वी हैव ब्रेन स्टेम। अच्छा, मेमोरी और लर्निंग भी इसमें लिखा है, बट बहुत ज़्यादा मेमोरी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम आगे आपको और इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है बच्चों सेरिबेलम, ये सब क्या है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है सेरिब्रम, और साथ में आपका मेड्यूला, ये बच्चों आपको बताया हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है, ये आप ब्रेन स्टेम एक्चुअली क्या है, मेड्यूला है आपका।
ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल करता है। एक्चुअली एक बस आप बात जान लो, जो हमारा जो फोर ब्रेन है, ठीक है, वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, हमारे जो अपने कंट्रोल में है। जैसे मैंने आपको सेरिब्रम के बारे में बताया, अपने सेरिब्रम, ठीक है, वॉलंटरी, क्योंकि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में सब इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हाइपोथैलेमस, अभी मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है एक्चुअली, ये ब्रेन के बेस, सेरिब्रम के बेस पे होता है। और हाइपोथैलेमस से हमारा स्लीप और वेक कंट्रोल होता है, हम सोते जागते हैं, वो साइकिल जो चलती है ना हमारी, उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं ऑफ द बॉडी, है ना। सर्केडियन रिदम, रात को ही नींद आती है तो सो जाते हैं, है ना, और सुबह उठ जाते हैं, है ना, दिन भर। और कई लोग उल्टा भी करते हैं, रात भर जागते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं और सुबह सोते हैं, जैसे आप लोगों में से कोई करता होगा ऐसा। चलिए, तो इसमें हमारा अर्ज भी होती है हाइपोथैलेमस से, हमको खाने और भूख प्यास जो लगती है वो भी हाइपोथैलेमस से ही डेवलप होती है। कहते हैं ना, अगर आप फास्ट जो रखते हैं वो उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, खुद को भूख प्यास को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो वो कंट्रोल करना भी हम कहते हैं ना हमारे दिमाग से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, याद रखना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे याद रखोगे? फास्टिंग से याद रखना। व्रत रखते हैं तो कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को। जो महात्मा लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही, कई सुना होगा आपने, ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे, सालों सालों तपस्या करते, कुछ खाते पीते नहीं थे, समाधि में बैठे रहते थे। तो उसका मतलब कौन से पार्ट को वो सबसे ज़्यादा अपना कंट्रोल करके रखते हैं? भूख प्यास, नींद चैन, सब कुछ किसको कंट्रोल करते हैं? हाइपोथैलेमस, है ना। कहते नहीं है नींद उड़ गई, भूख नहीं लग रही, नींद उड़ गई, नींद चैन सब उड़ गया, तो इसका मतलब वो कौन सी बीमारी हो गई, है ना। तो कौन सी बीमारी में कौन सा पार्ट कर रहा है, उसको आपको इफेक्ट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि दिमाग नहीं चलता, सेरिब्रम नहीं चलता, थिंकिंग प्रोसेस नहीं चल रहा, लर्निंग प्रोसेस नहीं चल रहा, बस वो हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में रह गए। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, और बीमारी लग गई है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है बच्चों? सेरिबेलम आपको और मॉड्यूलर बताया आपको, हाइंड ब्रेन, पीछे के ब्रेन का पार्ट है। अभी मैंने दिखाया भी था, सबसे छोटा है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बाइसाइकिल, सब बता दिया आपको। बॉडी का कंट्रोल, सेरिबेलम बेल की तरह कंट्रोल करता है, वो बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। सेरिबेलम जिसका अच्छा होगा उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बॉडी डांस अच्छा कर पाएगी, और टैलेंट होंगे, करतब दिखा सकते हैं, राइट। तो और कई टैलेंट होंगे जिनका सेरिबेलम ना हो तो, है ना, सेरिब्रम ना एक्टिवेट हो, बहुत इंटेलिजेंट ना हो लेकिन और टैलेंट होगा तो सेरिबेलम होगा। तो चलो ये भी अच्छी चीज़ है ना, सेरिबेलम भी अच्छी चीज़ है, सेरिब्रम भी अच्छी चीज़ है ब्रेन की। ये हाइपोथैलेमस थोड़ा गड़बड़ करता है ना, जो ना याद करने देता है और ना कोई टैलेंट, बस भूख प्यास सब छूट गई, एनर्जी खत्म, बॉडी कुछ नहीं करती, सोती रहती है ना। अब आते हैं मेड्यूला। मेड्यूला आपका ब्रेन स्टेम जो मैंने आपको बताया था। हाँ, अब ये भी इनवॉलेंट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। तो ये जो ब्रेन स्टेम होता है ना, बेसिकली यहाँ से कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन आते हैं? आपकी हार्ट बीट, हमारा जो दिल धड़कता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेड्यूला। उधर से इंफॉर्मेशन आपकी आती रहती है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। और कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? अभी पढ़ाया था मैंने, इन हार्ट बीट में, हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ से आती हैं? मेड्यूला से आती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपके जो लंग्स है ये सब स्मूथ मसल से बनी हुई हैं, ये कार्डियक मसल से बना है और ये स्मूथ मसल से बनी है। तो ये सब कौन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये नर्व्स कहाँ, ब्रेन के कौन से हिस्से को जाती है यहाँ से सूचना? मेडुला को। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स कहाँ, ब्रेन के कौन से हिस्से में ले जाती है? मेडुला में। साथ में वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, उल्टी आ जाती है अचानक, तो वो कौन सा है? मेडुला ही। एक्चुअली क्या होता है जब बैलेंस बिगड़ता है, चलो एक एग्जांपल देती हूँ, उससे भी आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जब बैलेंस बिगड़ता है बॉडी का, है ना, बैलेंस बिगड़ता है मतलब झूले में बैठ गए, ठीक है। कई लोगों को वॉमिटिंग आती है, क्यों आती है? झूले में क्या होता है, बैलेंस बिगड़ता है बॉडी का, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, उससे इफेक्ट होगा मेडुला पे और आपको क्या आएगी? वॉमिटिंग। ये मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ,
ठीक है, कि आपको फंक्शंस भी याद हो जाए, कौन से ब्रेन के पार्ट का क्या फंक्शन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें सब फंक्शंस हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा सेरिब्रम और डायनसिफिलॉन। मैंने आपको अभी इससे पहले जब पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताया था, मैंने बताया था सेरिब्रम जो है वो टीलेंसिफिलॉन भी कहते हैं, और डायनसिफिलॉन में दोनों चीज़ें आती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब यहाँ पे डायनसिफिलॉन में हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर बैलेंस बॉडी का, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप हैंगर, ये सब भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है। इमोशंस को भी, गुस्से को भी, हाइपोथैलेमस सबसे ख़राब चीज़ है। मैंने आपको बताया ना, भूख प्यास उड़ना, बीमारी लग जाना, गुस्सा आना भी हाइपोथैलेमस में ही है। देख लो, डायनसिफिलॉन में एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, और आपके पेन, टेम्परेचर, लाइट का जो इम्पल्स है वो भी डायनसिफिलॉन। सेरिब्रम में आपको बताया मेमोरी, रीजनिंग पर सब इंटेलिजेंट वाली चीज़ें सेरिब्रम में है। ठीक है, स्पीच, कौन कितना अच्छा बोल सकता है ना। देखा है आप, कई बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, है ना, डिबेट में उसमें बोल भी नहीं पाते हैं। थिंकिंग, मेमोरी, ये सब कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका सेरिब्रम। मिड ब्रेन में क्या होता है? बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, सेरिब्रम के और आपके जो हाइंड ब्रेन है उनके फंक्शंस को। सेरिबेलम, बेल, तो आपको बताया था, पोस्चर मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वॉलेंट्री एक्शन इनिशिएटेड बाय, जो सेरिब्रम जो भी एक्शन करता है उसको हेल्प सेरिबेलम करता है। ये भी एक पॉइंट है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आपको वॉमिट और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो सारे, जैसे हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन वाला हो गया, है ना। ब्लड वेसल्स का वेसो मोटर, मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का डायामीटर बढ़ना और कम होना, जिससे ब्लड प्रेशर में वो रहता है। अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर बढ़ जाएगा तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना। तो कई आपने सुना बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर कम कैसे हो जाता है? कि ब्लड में प्रेशर कम हो जाता है, वो कम प्रेशर से फ्लो करता है। तो अगर कम प्रेशर से फ्लो करेगा तो ऑर्गन्स को कम ब्लड मिलेगा, तो कई प्रॉब्लम हो जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उसमें बहुत परेशानी होती है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, कब कैसे कम होता है? जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें से प्रेशर कम हो जाएगा। अब डायमीटर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक फिज़िक्स की कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। जैसे आप पाइप से पानी भरते हो, आजकल आप कूलर में अपने पानी भर रहे होंगे या पौधों को पानी देते हो, तो आगे पाइप की जो नली है उसको कम कर दो, तो क्या होगा? वो प्रेशर से निकलेगा, है ना। तो कहें जब डायामीटर को कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और डायामीटर ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ है, जब ब्लड वेसल्स का डायामीटर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो कम हो जाएगा, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर बीमारी कहते हैं उसको, बढ़ जाना और कम हो जाना। वो सब ब्लड वेसल्स का खेल है, जिनमें से ब्लड पास हो रही। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जिनमें से ब्लड पास हो रही हैं, आर्टरीज और वेन्स। जब वो कम हो जाता है उनका डायमीटर तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। वो पाइप से याद रखना, पानी के पाइप जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। स्वेलोइंग, हम स्वेलो करते हैं चीज़ों को, वॉमिट करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। रेस्पिरेशन और आपके हार्ट बीट्स, ये सब। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट कम ही करते हैं आप लोग, तो अच्छी लगे, मुझे भी तो लगे ना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आर दे आर लाइकिंग इट और नॉट, समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी कमेंट नहीं कर रहे हो कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना, तो कि मैं और अच्छा तुम्हें समझा पाऊँ। कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, बट आई विल मेक इट क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो।